गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, आप सभी लोगों को नमस्कार। मुझे ऐसा विश्वास है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। थोड़ा वीडियो लेट से आ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक्स है वह इंटरमीडिएट का है। क्लास 11th और 12 के जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अभी तक मैं जो पिछला मेरा जो वीडियो था वो एडजेक्टिव से था, तो एडजेक्टिव हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया था। उसको देखेंगे, उसको बाद में उसको पूरा करेंगे। लेकिन बच्चों का जो है मांग है कि कम से कम क्लास इंटरमीडिएट का 11 और 12 का जो ग्रामर जो पोर्शन है उसको आप पढ़ाइए। तो इसलिए मैंने एडजेक्टिव का जो शेष जो पार्ट था उसको मैंने बंद किया है। आगे इसमें मिलेगा तो उसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज हमने इंटरमीडिएट का चैप्टर लेकर के आया है जो ग्रामर से संबंधित है। इंटरमीडिएट में आप लोगों को बहुत चीज़ें पढ़ना है। एनालिसिस पढ़ना है, सिंटैक्स पढ़ना है, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है, बहुत सी उसमें है। पेशी राइटिंग भी आपको पढ़नी है। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक्स है वो किससे है? वह है सिंथेसिस से है। सिंथेसिस इसका मतलब क्या होता है? संश्लेषण, या होता है संयोग, या होता है मिलावट। सिंथेसिस हम कहते किसको है? बहुत से बच्चे नहीं जान पाते हैं कि आखिर में होता क्या है सिंथेसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस? इसका हिंदी क्या होता है? हिंदी तो आप जान गए, मैं हमारे बोर्ड पर लिख दिया हूँ कि होता है संश्लेषण, या होता है संयोग, या होता है मिलावट। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंथेसिस हम कहते किसको हैं, यदि आप नहीं जानते हैं तो उसको जान लीजिए। सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हम एक सिंगल सिंपल सेंटेंस, या कंपाउंड सेंटेंस, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या हम मिक्स सेंटेंस को बनाते हैं। यही इसका मतलब होता है। सिंथेसिस यही कहता है कि दो या दो से अधिक यदि सिंपल सेंटेंस हैं तो उनको जोड़ करके या तो आप एक सिंगल सिंपल सेंटेंस बना लीजिए, या तो कंपाउंड सेंटेंस बना लीजिए, या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लीजिए। मतलब सेंटेंसों को जोड़ना होता है आपस में। सेंटेंस को हम कैसे जोड़ते हैं, तो उसी जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है सिंथेसिस कहलाती है। हमने ब्लैक बोर्ड पर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। यदि आप इस ब्लैक बोर्ड को देखते हैं तो पता लगाइए कि पहला जो सेंटेंस है मैं लिखा हूँ, ये सेंटेंस कौन सा है? ये सिंपल सेंटेंस है, या कंपाउंड सेंटेंस है, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है? ये सेंटेंस कैसा है? यदि आपने इसको देख लिया तो तत्काल इसको जो है कि कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सेंटेंस कौन कौन सा है। यदि आप नहीं जानते हैं, यदि आप नहीं पढ़े हैं, तो हम आपको बताएंगे कि हम यह सेंटेंस कौन कौन सा है। यह है पहला सेंटेंस कौन सा है, सेकेंड वाला क्या है, थर्ड वाला सेंटेंस क्या है, हम आपको सब बताएंगे। लेकिन सिंथेसिस यानी इंटर का जो ग्रामर पोर्शन है थोड़ा सा वो लेंदी होता है, तो इसको हम शॉर्ट में यानी थोड़ा समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक ही बार आपको समझा देंगे तो आपको समझ में आपको नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है। इसलिए इसको शॉर्ट में समझेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये आपके लिए समझ का परे हो जाएगा। तो जितने भी इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं वो यदि सिंथेसिस नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो को शेयर करके अपने मित्रों के द्वारा आप भी शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद से इसको पढ़िए, और बहुत ही आसान तरीक़ों में हम आपको समझाएंगे कि वास्तव में सिंथेसिस होती क्या है। सिंथेसिस वही प्रक्रिया है कि जो दो कोई सिंपल सेंटेंस हो या तीन कोई सिंपल सेंटेंस हो, और उसको जोड़ करके एक सिंपल बना दीजिए, या कंपाउंड बना दीजिए, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दीजिए, तो उसी को हम कहते हैं सिंथेसिस कहते हैं। आगे क्या है, जैसे देखिए सेंटेंस जो पहला है
ये सेंटेंस कौन सा है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो सेंटेंस पहला है यह सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दूसरा जो हमको दिख रहा है यह सेंटेंस जो है कंपाउंड है, और जो तीसरा है यह सिंपल सेंटेंस है। यदि आपने इसको नोट नहीं किया है तो ये जान जाइए कि जो पहला सेंटेंस है ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस क्या है ये कंपाउंड सेंटेंस है, और तीसरा सेंटेंस क्या है यह सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जो बच्चे इसका रूल नहीं जानते होंगे वो नहीं समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस कैसे है कैसे नहीं है। तो इसको हम विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा ये करेंगे कि सबसे पहले यदि इसका आपने नोट नहीं किया इसको नोट भी कर लीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि पहला सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, दूसरा तीसरा सेंटेंस कौन सा है। और ये आपको हम पहले बता भी दिए हैं कि पहला जो है कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और दूसरा क्या है यह कंपाउंड है, और तीसरा क्या है यह सिंपल सेंटेंस है। आप जानते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और शेष अन्य जो होते हैं वो होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, अर्थात डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसमें बिकॉज से लेकर के यहाँ तक ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और उसके पहले क्या है यह इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये मेन क्लॉज कहेंगे इसको हम, उसको मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। तो यहाँ से लेकर के यानी बिकॉज ही लेबर हार्ट तक जो है ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये हमारा क्या है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इसमें क्या है, इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि कंपाउंड जो सेंटेंस होता है इसमें दोनों सेंटेंस जो होते हैं वह दोनों मेन अर्थात वह इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तीसरा क्या है इसमें सिंपल है। तो आज हम ये जानेंगे कि वास्तव में क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, क्योंकि जब तक आप क्लॉज और सेंटेंस को नहीं समझेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्लॉज क्या है और सेंटेंस क्या है। जैसा कि आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो पूरा का पूरा वो अर्थ देता है अपना, उसका जो सेंस होता है वो पूरा कंप्लीट निकलता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन बात आती है कि क्लॉज किसे कहते हैं, तो बहुत से लोग क्लॉज को ही सेंटेंस बोलते हैं और बहुत से लोग सेंटेंस को ही क्लॉज बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक नहीं भी सही है। क्लॉज जो होता है, क्लॉज सेंटेंस का एक भाग होता है। यदि मान लीजिए सेंटेंस में कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो सेंटेंस में तो बहुत से उसमें वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। सेंटेंस में जानते हैं कि फ्रेज भी होता है, उसमें फ्रेज भी आ जाता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट भी उसमें आते हैं। सेंटेंस में बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो क्या हम सभी को बोलेंगे कि क्लॉज है? सेंटेंस में यानी क्लॉज सेंटेंस का एक भाग होता है, लेकिन सभी भाग सेंटेंस का क्लॉज नहीं होता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यदि कोई पूछे कि क्लॉज किसे कहते हैं तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि क्लॉज किसी सेंटेंस का एक भाग होता है। क्या होता है? क्लॉज किसी सेंटेंस का एक भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत से बच्चे इसमें फंस जाते हैं कि क्लॉज ही क्या है। क्लॉज वो होता है कि क्लॉज सेंटेंस का वह एक भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब भी हो। तो लोग कहेंगे कि सेंटेंस में तो एक सब्जेक्ट होता है और एक जो है कि वर्ब होता है। ऐसा नहीं है। सेंटेंस में केवल एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब नहीं आते हैं, उसमें अन्य भी और भी आते हैं। आप जानते हैं कि देखेंगे आप सब सेंटेंस में कि कहीं कहीं आपको दो दो तीन तीन वर्ब देखने को मिल जाती है।
एक या दो सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं सेंटेंस में। तो ऐसा नहीं है कि सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब और सब्जेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन क्लाज में एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब रहेगा। इसमें मैंने पहले बोला कि सेंटेंस जो होता है, क्लाज होता है, क्लाज सेंटेंस का एक भाग होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम क्लाज बोलते हैं। क्लाज भी क्या करता है? क्लाज भी एक ग्रुप ही ऑफ वर्ड होता है जो अपना पूरा का पूरा अर्थ वो भी देता है। क्लाज जो होता है वो भी अपना पूरा का पूरा अर्थ तो वो भी देता है, लेकिन उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है। क्या एक ही होता है? क्लाज और सेंटेंस दोनों का यदि हम पढ़ेंगे डेफिनेशन तो सेम ही मिलता जुलता है, मिलता तो सेम है यह। उसमें भी सब्जेक्ट होता है, उसमें भी वर्ब होता है। इसमें क्लाज में भी है। सेंटेंस में भी क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। तो क्या सभी क्लाज सेंटेंस होते हैं क्या? नहीं, सभी क्लाज सेंटेंस का एक ही भाग होता है। इस मान लीजिए मैंने लिखा ही रीड्स और वहां पर लगा दिया फुल स्टॉप, इसका मतलब वह पढ़ता है। अब इस कंडीशन में हम इस ही रीड्स को यानी वह पढ़ता है, आगे लगा फुल स्टॉप। तो जब फुल स्टॉप आगे जब लग गया वह पढ़ता है, इसका मतलब क्या है कि वह उसमें हम देख रहे हैं कि ही सब्जेक्ट है और रीड्स क्या है, उसमें जो है यह वर्ब है। इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो हम उसको एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं, उसको हम एक क्लाज भी बोल सकते हैं, उसको हम एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस भी अपना अर्थ देता है पूरा, क्लाज भी अपना पूरा अर्थ देता है। लेकिन क्लाज का जो लेंथ है थोड़ा लिमिट होता है, सेंटेंस का लिमिट थोड़ा बड़ा हो जाता है। सेंटेंस के जो लिमिट होते हैं वो थोड़े बड़े आपको दिखते हैं, उसमें 2 वर्ब 3 वर्ब 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट उसमें आपको देखने को मिलता है सेंटेंस में। लेकिन क्लाज में केवल एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि किसी सेंटेंस में कई क्लाज हो सकते हैं, किसी सेंटेंस में कई क्लाज हो सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस यानी एक क्लाज में कई सेंटेंस नहीं होते हैं। इतना और ध्यान दीजिए कि एक सेंटेंस में कई क्लाज हो सकते हैं, 1 2 3 4 क्लाज हो सकते हैं सेंटेंस में, लेकिन एक क्लाज में कई सेंटेंस नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि क्लाज जो होता है वो सेंटेंस का एक भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है, क्योंकि जब वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट भी आएगा, तो और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भी आती है। एक वचन है तो क्रिया भी आती है एक वचन की, बहुवचन है तो उसकी वर्ब भी आती है बहुवचन की। तो जो लोग यदि क्लाज को ठीक से समझ गए वो लोग आसानी से क्या करेंगे, इसको समझ जाएंगे, जो हमारा होता है सिंथेसिस उसको समझ जाएंगे यदि आपने क्लाज को आपने ठीक से समझ लिया। क्लाज और सेंटेंस, मैंने पहले ही बोला कि सेंटेंस और क्लाज दोनों से मिलते जुलते हैं, क्योंकि वो भी फुल देता है मीनिंग, दोनों फुल मीनिंग देते हैं, दोनों जो होते हैं वो फुल मीनिंग देते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि क्लाज की जो लेंथ है थोड़ा सा छोटा ही होता है सेंटेंस की अपेक्षा, और सेंटेंस का थोड़ा लंबा हो जाता है। तो मैंने पहले बताया कि सेंटेंस का एक भाग होता है वो क्लाज होता है, लेकिन एक क्लाज में कई सेंटेंस नहीं आएंगे, लेकिन एक सेंटेंस में कई क्लाज आ जाएंगे। एक सेंटेंस में 2 3 4 5 वर्ब भी आ सकती हैं, उसमें सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन एक क्लाज में 2 3 4 सेंटेंस नहीं हो सकता है। ये इसकी खासियत इसकी है। तो हम आज कुछ समझ गए होंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं और क्लाज किसे कहते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत से होते हैं कि जो क्लाज और सेंटेंस को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेंटेंस का एक ही भाग होता है क्लाज, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है, तो उसे हम क्लाज बोल देंगे। हम किसी सेंटेंस में
सेंटेंस के एक भाग को हम क्लाज बोल सकते हैं, लेकिन एक क्लाज में कई सेंटेंस नहीं होते हैं, ये हो सकते ही नहीं। और दोनों क्या करते हैं, दोनों जो है अपना पूरा का पूरा अर्थ भी देते हैं, सेंटेंस भी अपना कंप्लीट देता है सेंस, क्लाज भी अपना सेंटेंस सेंस पूरा देता है। तो दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए बहुत से बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास आप जरूर करें। आगे हम देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि क्लाज होते कितने हैं। तो क्लाज होते हैं दो तरह से, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लाज और एक होता है डिपेंडेंट क्लाज। आप कहोगे ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट को हम प्रिंसिपल क्लाज भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट को हम मेन क्लाज भी बोलते हैं, यानी उसके हम 3 नाम रख सकते हैं। ऐसे हमारे भारत का कई नाम से हम कहते हैं, हिंदुस्तान भी है, भारत है तो इंडिया ही, इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, आर्यावर्त भी कहते हैं। उसी तरह से इंडिपेंडेंट क्लाज को हम प्रिंसिपल क्लाज भी बोलते हैं, हम उसको मेन क्लाज भी बोलते हैं। हम तीनों में से हम कोई किसी एक को हम बोल सकते हैं, उसका मतलब है कि तीनों सेम है। वो क्या क्या बोल सकते हैं? क्लास के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्लास, जिसको हम मेन क्लास भी कहते हैं, उसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। तो हम उसको हम तीनों के हम नाम से हम जान सकते हैं। दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लास। क्या होता है दूसरा? डिपेंडेंट क्लास होता है, उसका एक नाम और है, उसको हम सब ऑर्डिनेट क्लास भी हम बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसको हम सब ऑर्डिनेट क्लास भी बोलते हैं। उसको हम डिपेंड मतलब निर्भर होना, यानी बिना वो दूसरे के निर्भर हुए उसका अर्थ पूरा ही नहीं होगा। जैसे अब सेंटेंस में देख लीजिए, यहाँ लिखा ना कि बिकॉज ही हैड लेबर, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। अब क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया, अभी ये सेंटेंस अधूरा है, यानी इस सेंटेंस को पूरा अपना अर्थ पूरा करने के लिए एक प्रिंसिपल क्लास या मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास का होना आवश्यक है। तो इसका जो प्रिंसिपल क्लास है वह ये है, ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था। मैंने कहा क्योंकि वह कठिन परिश्रम किया, तो अभी ये सेंटेंस पूरा ही नहीं हुआ। सेंटेंस पूरा हुआ तो हमने यहाँ बिकॉज ही लेबर हार्ड को कहेंगे हम कि यह सब ऑर्डिनेट क्लाज है, अर्थात यह डिपेंडेंट क्लाज है। यानी बिकॉज से लेकर हार्ड तक जो है इतना जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो है इस पर क्या है, वो निर्भर है। इस पर क्या है, यह निर्भर है। मैंने पहले भी कह दिया कि यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका है, यानी यहाँ से आपका सेंटेंस शुरू हुआ है और यहाँ पर देखिए लगाया फुल स्टॉप। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और इसमें देख लीजिए एक सब्जेक्ट यहाँ है, एक वर्ब यहाँ है, एक वर्ब यहाँ है और एक सब्जेक्ट यहाँ पर भी है। अब देखिए सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर 2 सब्जेक्ट दिख रहे हैं और 2 वर्ब भी दिख रही हैं। इसका मतलब है कि यह एक अलग है और यह एक अलग है। तो चूंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अब बताएंगे हम, क्योंकि उसमें 3 होते हैं, नाउन क्लाज होता है, एडजेक्टिव क्लाज होता है, एडवर्ब क्लाज होता है। तो इसको आपको हम जब ये पढ़ाएंगे हम सेंटेंस तो बताएंगे विस्तार से कि क्या होता है। इसमें भी देख लीजिए, तो एक कंपाउंड सेंटेंस ये है। कंपाउंड में जो होते हैं वो दोनों मेन होते हैं क्लास, यानी दोनों मेन क्लास होता है, अर्थात वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। यही फर्क है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाज और उसके बाद जो आता है वह सब ऑर्डिनेट क्लाज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास या मेन क्लास का होना आवश्यक है, और जो शेष जो होता है वह सब ऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास होता है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लास बिना वह इंडिपेंडेंट क्लास का वो बन ही नहीं सकता है,
क्योंकि पुत्र बिना पिता का आगे बढ़ नहीं सकता है, उसके ऊपर साया होती है पिता का। तो पिता, क्योंकि पिता भी चलते हैं, पिताजी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, सोते जागते सब हैं, बेटा भी वही काम करता है। लेकिन बेटा बिना अपने पिता का, यानी कोई बच्चा हो, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो, वो अपने से जिस पर वो क्या है, डिपेंड है। तो बच्चा मान लीजिए क्या है, डिपेंड है, और पिताजी क्या है, वो इंडिपेंडेंट हैं। तो यही इसमें है। और दोनों, अब परिवार कैसे बन जाता है, ऐसे बनता परिवार, चलता है परिवार हमारा। तो जो बच्चे हैं वो डिपेंड हैं, और जो पिताजी हैं वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट हैं। तो आगे आपको बताएंगे हम कि ये कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ये सब क्या क्या होते हैं। तो हम पूरी विस्तार से बताएंगे, क्योंकि एक ही बार बताएंगे तो आपके दिमाग में एकदम पूरा गूंज जाएगा कि इसका सूत्र क्या, इसका नियम क्या है, कैसे बनेगा यह। तो हम इसको हम बारीक बारीक से आपको बताएंगे। आगे देखिए इसमें आगे क्या है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लगे, तो इसको शेयर लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट भी आप कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था आपको पहले, मैंने आपको यही बोला था कि मेन क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास या प्रिंसिपल क्लास, ये तीनों एक ही का नाम है। आप चाहें जिसके भी नाम से आप पुकार सकते हैं, या मेन से या इंडिपेंडेंट से पुकार सकते हैं, प्रिंसिपल क्लास से आप पुकार सकते हैं। डिपेंडेंट को हम सब ऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं, या तो उसको आप डिपेंडेंट क्लास बोलिए या उसको सब ऑर्डिनेट क्लास बोलिए, ऐसे आप बोल सकते हैं। अब आता है सबसे हमारा जो पहला जो सेंटेंस है, हम आपको शुरू करेंगे हम पहले हम सिंपल सेंटेंस को, या हम शुरू करेंगे हम सिंपल सेंटेंस। क्या हम करेंगे, हम इसमें हम सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में ये होता है, उसमें भी एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस का सीधा सीधा अर्थ है क्लास की तरह भी होता है। उसमें सिंपल जो सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होती है। और जानते हैं कि सेंटेंस क्या करता है, सेंटेंस जो है कि वो बड़ा पूरा का पूरा अर्थ भी देता है। तो सिंपल सेंटेंस में मेन क्लास ही होता है, मतलब उसमें इंडिपेंडेंट क्लास होता है। सिंपल सेंटेंस में उसमें मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास या प्रिंसिपल ही क्लास होता है, यानी इसमें सब ऑर्डिनेट क्लास नहीं आता है। जितने भी आप सिंपल सेंटेंस को आप देखेंगे तो उस सिंपल सेंटेंस में केवल मेन क्लास होगा। तो मान लीजिए अगर एक या दो से अधिक यदि सिंपल सेंटेंस लिखे गए हैं, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस हैं। मैंने पहले बोला कि प्रत्येक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। अगर मान लीजिए 2 सिंपल सेंटेंस है तो दोनों में सब्जेक्ट वर्ब होगा, 3 है तो तीनों में सब्जेक्ट वर्ब होगा, और उसको हम बोलते हैं कि यह प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं। अभी तो सेंटेंस है वो, जब वो 2 या 2 से अधिक को हम एक साथ जोड़ देंगे हम, तो वह सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। तो मान लीजिए सिंपल सेंटेंस को हम जान गए कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए कई सिंपल सेंटेंसेज हैं, यानी कई सिंपल सेंटेंसेज हैं, यानी सिंपल सेंटेंसेज, मान लीजिए मैंने लिखा कि सिंपल सेंटेंसेज into a single simple sentence। अगर मान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस हैं,
अब उन दोनों या तीनों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो उसके तरीके क्या होते हैं, वो कैसे बनेगा। अगर मान लीजिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस यहाँ है, ये भी क्या है, सिंपल सेंटेंस है। एक सेंटेंस यहाँ है, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। एक सेंटेंस यहाँ है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, यानी तीनों जगह सिंपल ही सेंटेंस हैं। तो जब वो तीन जगह हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो विराम चिन्ह होगा, जो फुल स्टॉप होगा, वो क्या होगा, वो तीन जगह होगा। इस मान लीजिए एक सेंटेंस यहाँ है, यहाँ भी फुल स्टॉप होगा, इसमें भी सब्जेक्ट और प्लस वर्ब होगा। एक सेंटेंस यहाँ मान लीजिए है तो यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब होगा, और यहाँ पर भी फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप होगा, यहाँ पर भी होगा। क्योंकि जानते हैं ना कि सेंटेंस जहाँ खत्म होता है तो वहाँ पर फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क की चीज में लगते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस मान लीजिए और है, इसमें भी सब्जेक्ट होगा, इसमें भी वर्ब होगा, यहाँ पर भी फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क जो भी लगा होगा, है कि नहीं है, ये तो रहता है। मान लीजिए कि इसमें तो हमको लग रहा है कि ये तीन सिंपल सेंटेंस हैं, इनको हमको एक में कर देना है। और जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि उसमें एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब हो। क्योंकि ऐसा 100% नियम नहीं है, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि जब भी हम जब भी प्रयास करें हम कि उसमें कम से कम एक ही सब्जेक्ट हो या तो एक ही वर्ब हो। तो हम ये प्रयास करते हैं कि जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हम ये प्रयास करते हैं कि जो हम तीन को जोड़ करके एक बनाए, तीन सेंटेंस को जोड़ करके हमने एक सेंटेंस बनाया, तो एक सेंटेंस में हम ये प्रयास करते हैं कि उसमें एक ही सब्जेक्ट हो और उसमें एक ही वर्ब हो, या तो एक ही सब्जेक्ट हो या तो एक ही वर्ब हो। तो इसका नियम क्या है, हम कैसे इसको हम जोड़ते हैं। तो क्या जोड़ने का कोई आसान तरीका है क्या? बिल्कुल नहीं है। जोड़ने का कोई भी आसान तरीका बिल्कुल नहीं है। मोटे तौर पर कुछ नियम हैं जिसको हम जोड़ सकते हैं, जिसके द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंगल सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दो सेंटेंस हो या तीन सेंटेंस हो, उसको हम जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और हमारी प्रयास ये होनी चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब मतलब एक ही हो। उसमें हमको प्रयास करना चाहिए कि जब सिंपल सेंटेंस बने तो उसमें एक ही सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक हम करें। तो हम सिंपल सेंटेंस को जोड़ने की जो विधि है, जो नियम है, वो क्या क्या है, हम कैसे उसको हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए उसकी रूल क्या है, उसकी कुछ नियम है। स्पष्ट कोई नियम नहीं है कि इस सेंटेंस के लिए ये लगा दो, उसको लगा दो। सेंटेंस के अर्थ पर निर्भर करता है कि हम कैसे उसको जोड़ते हैं। तो देखिए वो नियम क्या क्या है। नियम जो है कुछ मोटे तौर पर यदि आप इसको समझ लें, तो आप उसको आसानी से सेंटेंस को आप जोड़ सकते हैं। है क्या क्या चीज, किसका हम प्रयोग करें, हम किस नट का हम प्रयोग करें कि वो दोनों बोल्ट आपस में जुड़ जाए। मान लीजिए दो बोल्ट है और दोनों बोल्ट को जोड़ना है तो हमको एक नट लाना पड़ेगा, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर करेंगे तो जुड़ भी जाएगा। वो नट कौन कौन से हैं जो दोनों सेंटेंसों को एक में जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए जो नट होते हैं वो कौन कौन से हैं, जो रूल होते हैं वो कौन कौन से शब्द होते हैं, उसको हमको जानना जरूरी है कि सिंपल सेंटेंस को जोड़ने का तरीका, उसका नियम वो क्या क्या है, कौन कौन सी विधियां हैं जिसके हम प्रयोग से हम इसको हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए हमने 10th में हमने पढ़ा भी दिया था, जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ इसको हम पढ़ा भी दिए हैं। यदि नहीं, आज जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसे नहीं पढ़ते, जानिए पहला नियम ये है कि पहला नियम ये है कि हम यूज ऑफ टू का हम प्रयोग कर सकते हैं, TOO वाला।
जानते हैं ना कि टू एक एडवर्ब भी है। टू क्या है? टू एक एडवर्ब भी है। हम टू के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ करके एक सिंगल सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। हम क्या करेंगे कि टू के द्वारा, बहुत से लोग टू का भी अर्थ नहीं जानते हैं। बहुत से लोग जो है कि टू को भी कुछ अर्थ समझते हैं। देखिए टू का हिंदी में जो अर्थ होता है वह होता है उतना, इसका हिंदी में होता है उतना जितना, उतना जितना नहीं होना चाहिए। देखिए इसका अर्थ यही होता है, उतना जितना, उतना जितना नहीं होना चाहिए। और ये अक्सर निगेटिव सेंस में ही आता है। ये अक्सर निगेटिव सेंस में ही आता है। यूज ऑफ टू का प्रयोग करके इसको हम बताएंगे, हम विस्तार से बताएंगे हम इसके विषय में, हम ये कैसे कैसे किसको ये जोड़ता है। पहले जानिए कि कौन कौन से ऐसे जो नट हैं जो 2 बोल्ट को जोड़ देंगे, 3 बोल्ट को जोड़ देंगे। तो वहां पर पहला जो नट का नाम है वो टू है, TOO2। ये एक एडवर्ब भी है। टू क्या है? एक एडवर्ब भी है। और दूसरा क्या है? जो दूसरा एक नट बोल्ट जो हम कर सकते हैं वह है यूज ऑफ एनफ। यूज ऑफ हम एनफ का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये जो टू है ये अक्सर निगेटिव सेंस के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, और इसको जो है थोड़ा हम पॉजिटिव सेंस में इसका हम प्रयोग करते हैं। तो आगे हम बताते रहेंगे हम कि एक देखिए एक नट तो ये मिल गया और एक नट यहाँ आपको ये मिल गया, ये 2 बोल्ट को जोड़ देगा। तो टू भी क्या करता है? कई 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिला करके एक सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाने में इसकी भूमिका अहम है टू का। अब आता है एनफ का। एनफ का भी वही भूमिका है जो भूमिका टू का भी है। ये भी क्या करता है कि कई 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाता है। वो कौन है? वो एनफ भी है। क्या है? यह आपका एनफ भी है। और कौन कौन जोड़ता भाई? यूज ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल। यदि आप लोगों ने पार्टिसिपल को विस्तार से नहीं पढ़ा होगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको घर पर जरूर पढ़िएगा, और उससे जब हम इसका हम प्रयोग बताएंगे, इसका प्रयोग बताएंगे हम, तो इसको पूरा हम विस्तार से बताएंगे हम कि पार्टिसिपल क्या होता है। जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो इसको आप लोग घर पर जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये आपके सामने अब आने वाला है। इसको हम भी आपको बताएंगे हम। और क्या है? चौथा में क्या होता है? यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का प्रयोग करके भी जो है हम इसको सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंगल सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। किसके द्वारा? नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा भी हम जोड़कर क्या करते हैं? हम बनाते हैं। और क्या क्या होता है? यूज ऑफ नाउन, हम जो है यानी यूज मैंने प्रयोग करके किसका? यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यूज ऑफ इन्फिनेटिव। आप जानते हैं ना किसे कहते हैं इन्फिनेटिव? 2 प्लस वर्ब को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी हम इन्फिनेटिव के द्वारा भी, एक देखिए कितने नट मिल गए, एक नट मिल गया टू, एक नट मिल गया एनफ, एक मिल गया पार्टिसिपल, पार्टिसिपल मिल गया, एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मिल गया, एक इन्फिनेटिव मिल गया। तो इसको तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, 10th में, 8th में। आज हम इसको जब पर
प्रत्येक का हम बताएंगे प्रयोग, प्रत्येक का बताएंगे प्रयोग, इसका प्रयोग कैसे कैसे होता है आगे आपको हम बताते आपको हम रहेंगे। और क्या है, एक और भी इसमें नेट आपको मिल सकता है, यूज ऑफ नाउन, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन जो होता है, फ्रेज इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन, स्पेलिंग मेरे ख्याल से APP होगा, अपोजिशन। फ्रेज इन अपोजिशन का भी प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके हम एक सिंगल सिंपल सेंटेंस भी क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। और प्रीपोजिशन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। आप जानते हैं ना कि आप लोग पढ़े होंगे प्रीपोजिशन, यानी हम प्रीपोजिशन का भी हम प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक हम सिंपल सेंटेंस भी हम क्या करते हैं, हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम उसको हम बना सकते हैं। ऑन भी है, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यूज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव, यानी प्लस इन्फिनिटिव का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जो हमारे जो मेन जो इसमें जो रूल हमारे हैं, इसके द्वारा जो है कि हम सिंपल सेंटेंसेस को बना करके हम, यानी इन्हीं को हमको पढ़ना है, इन्हीं के द्वारा जो है हम इन्हीं के द्वारा हम क्या करेंगे, मेन यही है सब, पार्टिसिपल मेन है, टू मेन है, एनफ है, और नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट है, इन्फिनिटिव भी है, और फ्रेज इन अपोजिशन भी है। तो हम जो है इनके द्वारा जो है सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके हम कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके हम क्या करेंगे, हम इसको हम बना सकते हैं। तो थोड़ा हम ये जानेंगे कि थोड़ा सा टू के विषय हम जानते हैं कि आखिर में हम टू के द्वारा हमारा पहला जो रूल है कि कई सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंगल सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए, तो आज तो हम जानते हैं कि टू, और बाकी आपको बताएंगे हम बाद में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं केवल बस ये यूज ऑफ टू का हम कुछ प्रयोग आपको बताते हैं, उसके बाद देखते हैं, और शेष आपको बताएंगे हम अगले वीडियो में। हम यूज ऑफ टू का हम प्रयोग आपको पहले करके बता देते हैं, आप लोग और भी करते रहिएगा। जैसे कि टू का आपने अर्थ ये जाना कि टू का मतलब होता है उतना जितना नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग टू का प्रयोग वेरी के अर्थ में करते हैं, बहुत होता है, कहते हैं टू का मतलब था बहुत होता है। नहीं, ये गलत चीज है। टू का मतलब उसका हिंदी जो होता है उतना जितना नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस में मैंने लिखा कि आई एम टू ग्लैड टू सी यू, एक सेंटेंस मैंने लिखा। और एक मैंने लिखा कि माई सन्स हेल्थ HEALTH इज गुड। देखिए दो सेंटेंस में, टू माई सन्स हेल्थ इज टू गुड, क्या होगा, इज टू गुड। मैंने यहाँ पर दो सेंटेंस लिखा, पहले इस दो सेंटेंस पर थोड़ा आप विचार कीजिए। ये कहता है कि आई एम टू ग्लैड टू सी यू। अब इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ ये होगा कि मैं आपसे मिलकर उतना प्रसन्न हूं जितना नहीं होना चाहिए। क्या ये सब समाज के लिए अच्छी बात है?
कि आपके कोई मित्र हैं और उनसे आपने मिला और उनसे आपने कहा कि आई एम टू ग्लैड टू सी यू, मैं आपको देख करके इतना प्रसन्न हूँ जितना नहीं होना चाहिए, तो क्या वो आपका दोस्त या आपका फ्रेंड आपसे नफरत करेगा, आपसे दोस्ती नहीं करेगा? तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। यदि आप ये कहे होते कि आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू तो सही होता है, क्योंकि मित्रता के हिसाब से आपको टू का प्रयोग नहीं करना है, उसको अतिशयता जो हम कहते हैं आपको दिखाना जरूर चाहिए। तो इस सेंटेंस में तो टू का प्रयोग क्या हो गया, ये अर्थ का अनर्थ कर दिया। कोई भी आदमी अपने मित्र को देख करके वो प्रसन्न होता है, न कि निगेटिव में प्रसन्न नहीं होता है वो, कि ऊपर से खूब प्रसन्न अंदर से छुड़ी लिया हो। इसका मतलब ये है कि ऊपर से खूब प्रसन्न अंदर से छुड़ी है, पलकत पाए तो उसका हम मुड़िए काट दें, ऐसा होता है। तो टू जो है यही ये बात करता है। आगे दिया है माई सन्स हेल्थ, मेरे पुत्र का जो स्वास्थ्य हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, इज टू गुड। अब लोग कहेंगे कि कोई पिता है कह रहा है कि मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत अर्थ दे रहा है। ये कह रहा है कि मेरे पुत्र का स्वास्थ्य उतना अच्छा है जितना नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई सब समाज इसको स्वीकार करेगा? कोई बाप चाहेगा कि मेरा बेटा का स्वास्थ्य बिल्कुल डाउन हो? कोई चाहेगा आदमी? बिल्कुल नहीं कोई चाहेगा। इसलिए टू का प्रयोग यहाँ पर इस सेंटेंस में गलत होता है, टी डबल ओ का प्रयोग यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये सब समाज के लिए ये अच्छी बात नहीं होती है। तो ये हमेशा निगेटिव बात करता है, न कि ये पॉजिटिव बात ये बिल्कुल नहीं करता है। अब तो इसका अर्थ तो आप इसमें समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर इस सेंटेंस में टू का जो अर्थ है, तो यहाँ पे जो टू लिखा हुआ है यहाँ पर आना नहीं चाहिए, यहाँ पर आना नहीं चाहिए। हाँ, इसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि मान लीजिए मैंने कहा कि सी इज टू वीक, सी इज टू वीक इन इंग्लिश। मान लीजिए मैं कहा कि इन इंग्लिश, मैंने ये कहा आपका इस सेंटेंस में आया है, तो यह सब समाज के लिए अच्छी बात है कि वह अंग्रेजी में उतना कमजोर है जितना नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपकी बनती है कि हाँ भाई सही बात है कि इसको उतना कमजोर होना नहीं चाहिए। अभी क्या कहता है कि सी इज टू वीक इन इंग्लिश, वह अंग्रेजी में इतना कमजोर है जितना नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात आपका बनता है। तो इस कंडीशन में हमेशा निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव वाले में, सेंस में, निगेटिव सेंस में आप इसका प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा, पॉजिटिव सेंस में इसका प्रयोग करेंगे तो आपको ये अच्छा नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो रहा है, अब आगे हम टू का हम प्रयोग बताएंगे कि सेंटेंस को कैसे जोड़ता है, इसके टू का विधि क्या है जोड़ने का, आगे हम बताएंगे आपको हम। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट्स, थैंक यू।